हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज बिहेवियरल फाइनेंस। एंड अभी तक हमने ट्रेडिशनल फाइनेंस के मॉडल्स पढ़े एंड उन मॉडल्स पे हमने देखा कि इन्वेस्टर को हमेशा ही रैशनल माना गया है। ट्रेडिशनल फाइनेंस अज्यूम करता है कि इन्वेस्टर लॉजिकल होता है, इमोशंस डिसीजन को अफेक्ट नहीं करते, इन्वेस्टर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और इन्वेस्टर हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइज करता है। लेकिन रियलिटी जो है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। अगर इन्वेस्टर इतना ही रैशनल होता तो सोचिए कि मार्केट क्रैश ही क्यों होता, है ना। लोग लॉस में शेयर्स क्यों होल्ड करते रहते, प्रॉफिट मिलते ही शेयर्स क्यों सेल कर देते। तो यहीं से एक नया कंसेप्ट आया दैट इज बिहेवियरल फाइनेंस, राइट। तो बिहेवियरल फाइनेंस एक ऐसी स्टडी है जो समझने की कोशिश करती है कि साइकोलॉजी, इमोशंस एंड सोशल फैक्टर्स कैसे इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। बिहेवियरल फाइनेंस ये एक्सप्लेन करता है कि इन्वेस्टर इरैशनल क्यों बिहेव करता है, इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करता है और उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर कैसे एक्शन लेता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट एनोमलीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, है ना। जैसे स्टॉक मार्केट के बबल्स है या सडन क्रैशेस इन द स्टॉक मार्केट, ओवर रिएक्शन टू न्यूज, ठीक है। इन सबको ट्रेडिशनल फाइनेंस मॉडल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो बिहेवियरल फाइनेंस इन सब का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है। इसलिए जो हमारा बिहेवियरल फाइनेंस है, इट कंबाइंस साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फाइनेंस, राइट। So here are some definitions of behavioral finance. So according to Swell, behavioral finance studies the influence of psychology on financial behavior and markets. मतलब इन्वेस्टर का माइंडसेट और थिंकिंग पैटर्न मार्केट को मूव करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन सेज दैट बिहेवियरल फाइनेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मतलब फाइनेंस के डिसीजन सिर्फ नंबर से नहीं, इमोशंस और परसेप्शन जो होते हैं उनके ऊपर भी बेस्ड होते हैं, है ना। नाउ लिंटनर, इन्होंने क्या कहा कि behavioral finance explains how people interpret and act on financial information, ठीक है। मतलब सेम न्यूज सेम डेटा लेकिन डिफरेंट लोग डिफरेंट डिसीजंस, इसलिए मार्केट जो है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। नाउ नेचर एंड ब्रांचेस ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। अब आप नेचर की अगर आप बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रोदर देन द ट्रेडिशनल फाइनेंस, राइट। ट्रेडिशनल फाइनेंस जो था वो सिर्फ रैशनैलिटी देखता था, ठीक है। बिहेवियरल फाइनेंस रियल ह्यूमन बिहेवियर को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स बायसेस, इमोशंस एंड इरेशनल बिहेवियर, राइट। कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लॉस से डरते हैं, क्राउड फॉलो करते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस इन सबको स्टडी करता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल फाइनेंस अज्यूम्स रैशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो फाइनेंस था वो इन्वेस्टर को रैशनल मानता था, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस जो है, ठीक है, इट एक्सप्लेन्स रियल इन्वेस्टर बिहेवियर कि इन्वेस्टर एक ह्यूमन है, ठीक है। ही इज अफेक्टेड बाय biases, emotions and irrational behavior. Now ओपन माइंडेड फाइनेंस, बिहेवियर फाइनेंस को ओपन माइंडेड फाइनेंस कहते हैं क्योंकि ये अनरियलिस्टिक assumptions नहीं बनाता, राइट। नाउ ब्रांचेस ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, दे आर बेसिकली टू ब्रांचेस ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। द फर्स्ट वन इज द माइक्रो बिहेवियरल फाइनेंस, राइट। सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को स्टडी करता है ये जो माइक्रो बिहेवियरल फाइनेंस है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि इन्वेस्टर रैशनल कब होता है, इरेशनल कब होता है, इमोशन डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, लॉस में स्टॉक होल्ड करना और प्रॉफिट में जल्दी बेच देना। सो दिस इज दिस इज द माइक्रो बिहेवियरल फाइनेंस, राइट। नाउ मैक्रो बिहेवियरल फाइनेंस, ठीक है। ना मैक्रो बिहेवियरल फाइनेंस क्या कहता है कि बेसिकली देखो नाम से पता लग रहा है मैक्रो, दैट मीन्स ये मार्केट के ऊपर फोकस करेगा, है ना। मार्केट लेवल पर फोकस करता है, ये क्रिटिसाइज करता है हमारी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को, सीएपीएम को, मार्कोविट्ज मॉडल को, क्योंकि ये मॉडल्स अज्यूम करते हैं कि मार्केट एफिशिएंट है जो रियलिटी में नहीं होता है, राइट। नाउ बिहेवियरल फाइनेंस साइंस और आर्ट, की बिहेवियरल फाइनेंस साइंस है या आर्ट है, राइट। तो देखिए बिहेवियरल फाइनेंस दोनों ही है, साइंस भी है आर्ट भी है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होती है, डेटा और पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है, एग्जिस्टिंग फाइनेंस थ्योरी का बेस इसमें हम यूज करते हैं। तो मार्केट ट्रेंड्स और पोर्टफोलियो बिहेवियर को ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है। नाउ एज एन आर्ट अगर हम देखें, ठीक है, हर इन्वेस्टर बेसिकली देखिए अलग होता है, हर इन्वेस्टर की साइकोलॉजी अलग होती है, कस्टमाइज सॉल्यूशन इसमें हम देते हैं, है ना। तो इसीलिए बिहेवियरल फाइनेंस जो है दैट इज साइंस as well as art.
right? Now, scope of behavioral finance, right? The first one is it explains market anomalies. ठीक है, behavioral finance उन market situations को explain करता है जो traditional finance explain नहीं कर पाता. जैसे stock market के जो bubbles होते हैं, prices बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना? Sudden market एकदम से suddenly crash हो जाता है, overreaction या underreaction to news. Traditional finance कहता है कि market efficient होती है, लेकिन behavioral finance बताता है कि emotions और sentiments market को move करते हैं, राइट? सो मार्केट गिरती सिर्फ डेटा से नहीं, डर से भी है, राइट? नाउ इट आइडेंटिफाइज इन्वेस्टर पर्सनालिटी. सो हर इन्वेस्टर सेम नहीं होता. कुछ इन्वेस्टर रिस्क टेकर होते हैं, कुछ रिस्क एवर्स होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. तो बिहेवियरल फाइनेंस इन पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई करता है, जिससे बेटर पोर्टफोलियो डिजाइन हो, इन्वेस्टर के नेचर के अकॉर्डिंग जो है इधर इन्वेस्टमेंट हो. नाउ इम्प्रूव स्किल ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, राइट? तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिर्फ रिटर्न्स नहीं, क्लाइंट के बिहेवियर को भी समझना सीखते हैं. अगर एडवाइजर को पता हो क्लाइंट रोज से ज्यादा डरता है ना, या हर्ड मेंटेलिटी फॉलो करता है, तो वो बेटर गाइडेंस दे सकता है. पैनिक सेलिंग से क्लाइंट को बेसिकली वो रोक सकता है. नाउ हेल्प्स इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड हेजिंग. सो बिहेवियरल फाइनेंस बताता है कि रिस्क सिर्फ मार्केट का नहीं होता, साइकोलॉजिकल रिस्क भी होता है ना? तो जैसे ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क होता है, पैनिक रिस्क होता है, हर्ट रिस्क होता है. तो इससे बेटर हेजिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं. नाउ इट एक्सप्लेन्स कॉर्पोरेट बिहेवियर. कंपनीज के जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो भी तो ह्यूमन ही होते हैं. तो उनके डिसीजंस पर भी ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर, हर्ड मेंटालिटी का इफेक्ट होता है. तो बिहेवियरल फाइनेंस कॉर्पोरेट डिसीजंस जैसे मर्जर, एक्विजिशन, कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, राइट? नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, राइट? सो देखिए, इट रिव्यूज लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड फाइनेंस. सो ट्रेडिशनल फाइनेंस परफेक्ट वर्ल्ड अज्यूम करता है. जो हमारा बिहेवियरल फाइनेंस होता है, तो इसी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन अजम्पशंस को क्वेश्चन करना, रियलिटी को समझना, है ना? नाउ नेक्स्ट स्टडी इफेक्ट ऑफ बायसेस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो बिहेवियरल फाइनेंस देखता है कौन सा बायस किस डिसीजन को अफेक्ट करता है, कैसे गलत डिसीजंस लिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल लॉस अवर्जन की वजह से इन्वेस्टर लॉस में स्टॉक होल्ड करता है ना? नाउ नेक्स्ट इज इट एड्रेसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बिहेवियरल फाइनेंस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाता है, एथिकल इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता है. सो इट एड्रेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ इट डिस्कस न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो बिहेवियरल फाइनेंस बिहेवियरल बेस्ड प्रोडक्ट्स, गोल बेस्ड पोर्टफोलियोज, कस्टमाइज इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करता है. नाउ स्टडी चेंजिंग ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स. ग्लोबलाइजेशन के बाद न्यूज फास्ट स्प्रेड होती है, पैनिक भी फास्ट स्प्रेड होता है. तो बिहेवियरल फाइनेंस ग्लोबल सेंटीमेंट का इफेक्ट जो है एनालाइज करता है. नाउ इट आइडेंटिफाइज इन्वेस्टर पर्सनालिटीज. हेयर जो इधर इन्वेस्टर्स है, ठीक है, हर इन्वेस्टर का जो रिस्क टॉलरेंस है, इमोशनल टॉलरेंस है, टाइम होरिजन है, दैट इज डिफरेंट, है ना? बिहेवियरल फाइनेंस इसके असेसमेंट करता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूव असेट अलोकेशन स्ट्रैटेजीज. बिहेवियरल फाइनेंस इनसाइट्स यूज करके बेटर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बेसिकली एनेबल करता है. इमोशनल डिसीजंस जो है बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर अगर आप देखें तो उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, राइट? तो बिहेवियरल फाइनेंस तीन सब्जेक्ट्स का मिक्स होता है: सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फाइनेंस, राइट? तो सोशियोलॉजी के अंदर अगर आप देखें, लोग बेसिकली ग्रुप के अंदर अलग बिहेव करते हैं. सो इट स्टडीज ग्रुप बिहेवियर. हर्ड मेंटालिटी भी ये स्टडी करता है, लोग क्राउड फॉलो करते हैं, है ना? और बिना एनालिसिस के जैसा क्राउड कर रहा है उसी को फॉलो करते रहते हैं. एंड इट ऑल्सो स्टडीज सोशल इन्फ्लुएंस. फ्रेंड्स, मीडिया, सोशल मीडिया डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? तो सोशियोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल इन्फ्लुएंस को स्टडी करते हैं. नाउ साइकोलॉजी. इन साइकोलॉजी हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कैसे लोग डिसीजंस लेते हैं, उनके मेंटल प्रोसेसेस को हम समझते हैं, ठीक है, कि उनका सोचने का तरीका कैसा है, उनके परसेप्शन, उनके मेमोरी. देन इमोशनल रिस्पॉन्सेज को भी हम देखते हैं: फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, है ना? तो दिस इज अबाउट साइकोलॉजी. एंड अगर आप फाइनेंस की देखें, देखो तो सबसे पहले फाइनेंस में वैल्यूएशन की एसेट का वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं, ठीक है. देन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कैपिटल एलोकेशन कैसा हो रहा है,
है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं स्टॉक बॉन्ड पोर्टफोलियोज के रिगार्डिंग। तो इन तीनों का इंटीग्रेशन ही क्या है, बिहेवियरल फाइनेंस। अगर हम इन तीनों को इंटीग्रेट कर दें, है ना, देन वी गेट बिहेवियरल फाइनेंस, राइट। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, है ना, तो बिहेवियरल फाइनेंस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और साइकोलॉजी को कंबाइन करता है, मार्केट एनोमलीज को एक्सप्लेन करता है, इन्वेस्टर के सिस्टमेटिक जजमेंट एरर्स को स्टडी करता है। मतलब इन्वेस्टर बार बार सेम गलती क्यों करता है बाय और सेल डिसीजंस के पीछे की साइकोलॉजी पर जो है वो बिहेवियरल फाइनेंस बेसिकली एम्फेसाइज करता है। नाउ अजम्पशंस क्या है बिहेवियरल फाइनेंस के, तो फर्स्ट अजम्पशन है लॉस एवर्जन। तो लॉस का दर्द गेन से बेसिकली आप देखो दैट इज मोर। तो इन्वेस्टर बेसिकली लॉस अवॉइड करने के लिए गलत डिसीजंस भी ले लेता है ना, तो रिस्क लेने से बेसिकली इन्वेस्टर डरता है। नाउ बाउंडेड रेशनैलिटी, तो इंसान लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए डिसीजंस जो है परफेक्ट नहीं होते, राइट। नाउ डिनाइल ऑफ रिस्क, इन्वेस्टर प्रोबेबिलिटी इग्नोर करता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मतलब यही वाला माइंडसेट रखेगा, है ना। एंड अनफेवरेबल रिस्क जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। Now, application of behavioral finance, and behavioral finance basically individual investors, corporations, financial markets, regulators, education sector, हर जगह applicable होता है। प्रोफेशनल को हेल्प करता है साइकोलॉजिकल ट्रैप्स अवॉइड करने में, है ना, बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, बायसेस समझने में और उनको कंट्रोल करने में बेसिकली, राइट। नाउ बिहेवियरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखिए डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इन्वेस्टर्स डिफर बाय देयर एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, इसलिए सब इन्वेस्टर्स रैशनल बिहेव नहीं करते हैं, राइट। बिहेवियरल फाइनेंस इन्वेस्टर्स की जो इरेशनल बिहेवियर है उनको एक्सप्लेन करता है, बायसेस को बेसिकली आइडेंटिफाई करता है। Behavioral bias if, affecting investment decision. So these are the major biases. The first one is denial, जिसे हम सेल्फ डिनायल बाइस भी कहते हैं। तो डिनायल बाइस का मतलब है सच एक्सेप्ट ना करना, स्पेशली जब हमारी परफॉर्मेंस खराब हो। तो इन्वेस्टर लॉस जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, गलती मानने से बेसिकली वो बचता है। साइकोलॉजी क्या रहती है इसके बिहाइंड, तो देखिए लॉस एक्सेप्ट करना बेसिकली ईगो हर्ट करता है, सेल्फ इमेज को डैमेज करता है, इसलिए इन्वेस्टर रियलिटी से आंखें बंद कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी लॉस नहीं है, जब तक मतलब वो सोचता है कि जब तक मैं बेचूंगा नहीं, है ना, अ, तो तब तक मुझे कुछ लॉस नहीं होगा, मार्केट जो है वो रिकवर हो जाएगी, कंपनी बेसिकली अच्छी है, कोई बात नहीं, अभी शॉर्ट टर्म के लिए लॉस हो रहा है। तो इस टाइप की मेंटेलिटी जो है इन्वेस्टर की रहती है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, कि बेसिकली इन्वेस्टर वेट करता रहता है, उसको सेल नहीं करता, है ना। तो ऐसा करते करते उसका लॉस जो है और बढ़ जाता है, कैपिटल जो है उसकी ब्लॉक हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका बढ़ता रहता है ना। एंड इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो आप बेसिकली स्टॉप लॉस फॉलो करो, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करो, इमोशन से नहीं बल्कि मतलब डेटा का यूज करो डिसीजन लेने के लिए, है ना। तो गलती एक्सेप्ट ना करना सबसे महंगी गलती होती है। सो दिस इज द डिनायल बाइस। नाउ सेकंड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरर्स, है ना। एंड इसमें देखिए इट यूजेस शॉर्टकट्स इंस्टेड ऑफ लॉजिक। तो इन्वेस्टर पूरी पर जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज नहीं करता बल्कि शॉर्टकट्स यूज करता है ना। और इसका क्या क्या रीजन हो सकता है, सबसे पहले मान लो कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, टाइम प्रेशर है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज है ना। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ हेडलाइन देख के जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर लेता है उसमें, है ना, सोशल मीडिया टिप्स को फॉलो कर लेता है ना। तो अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो इससे क्या हो जाता है कि रॉन्ग स्टॉक जो है इन्वेस्टर सिलेक्ट कर सकता है, इसकी वजह से मिस प्राइसिंग का शिकार हो सकता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो है वो बेसिकली देखने को मिलती है ना। एंड इसको बेसिकली प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। एंड जब भी आप इन्वेस्ट करो, ऐसे ही नहीं कि कोई भी रील आई और उस पे कहा गया कि मतलब ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, ये खरीद लो। आप प्रॉपर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करो एंड try to follow only reliable sources, right? Now emotional bias, ठीक है, that is affected by fear, greed, past experience and influence, basically these influence decisions.
तो देखिए इसमें डिसीजंस जो हैं वो बेसिकली लॉजिक से नहीं इमोशन से लिए जाते हैं। तो इमोशंस में फियर आ सकता है, ग्रीड, पास्ट एक्सपीरियंस, होप, रिग्रेट, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट गिर गया तो एकदम से क्या हो जाता है कि फियर की वजह से पैनिक सेलिंग कर देते हैं, है ना? एंड बुल मार्केट में हम क्या कर देते हैं, कुछ एक लोग ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना? तो इसकी वजह से हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, पुअर टाइमिंग ऑफ एंट्री एंड एग्जिट देखने को मिलती है ना? तो इस चीज से बचने के लिए वी मस्ट हैव अ प्री डिफाइंड इन्वेस्टमेंट प्लान एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मार्केट में बेसिकली पैसा जो है लॉजिक से बनता है, इमोशन से नहीं बनता, है ना? नाउ नेक्स्ट इज लॉस एवर्जन। ठीक है, तो लॉस का दर्द गेन की खुशी से ज्यादा होता है ना? ह्यूमन बिहेवियर लॉसेस को ट्वाइस से पावरफुल फील करता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का लॉस ज्यादा पेनफुल लगता है, ठीक है? 10,000 का गेन शायद उतनी खुशी नहीं देगा, लेकिन अगर वही 10,000 का लॉस हो गया तो वो ज्यादा पेन देगा, है ना, इन्वेस्टर को। तो रिस्क अवॉइड करना, पुअर पोर्टफोलियो ग्रोथ करना, तो दीज आर इट्स इम्पैक्ट, है ना? तो बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म रिस्क एंड रिटर्न समझना होगा, ठीक है? लॉस को लर्निंग के जो रूप में बेसिकली आपको स्टडी करना होगा। नाउ हर्ड मेंटालिटी, राइट? तो हर्ड मेंटालिटी का मतलब क्या होता है, भेड़ चाल। तो इन्वेस्टर बिना एनालिसिस के क्राउड फॉलो करता रहता है ना? सोशल एक्सेप्टेंस उसे चाहिए, ठीक है? एंड देयर इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि आईपीओ में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए मैं भी करूंगा, सो दिस इज द हर्ड मेंटालिटी बिहेवियर, ठीक है? या फिर ट्रेंडिंग स्टॉक को बाय करना, है ना? सो दिस रिफ्लेक्ट्स हर्ड मेंटालिटी बिहेवियर, ठीक है? तो इसी की वजह से मार्केट में बबल्स आते हैं, मार्केट में क्रैशेस आते हैं, है ना? तो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करके, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करके। तो जब सब एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तभी मार्केट में बेसिकली क्रैश देखने को मिलता है ना? सो दिस इज व्हाट द हर्ड मेंटालिटी सीज। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेमिंग बाइस। तो डिसीजन ऑप्शन के कंटेंट से ज्यादा प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। 90% सक्सेस जो है वो अट्रैक्टिव लगती है, 10% फेलियर जो है दैट इज लाइक रिजेक्शन, है ना? तो सेम इन्वेस्टमेंट को अलग तरीके से जज करना इसमें देखने को मिलता है ना? एंड डेटा को न्यूट्रल फॉर्म में बेसिकली अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस फ्रेमिंग बायस से बच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस इन्वेस्टर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को एंकर बना लेता है ना? मैंने स्टॉक 500 पे लिया तो 500 पे ही बेचूंगा, सो दिस इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को ही हमने क्या बना लिया, एंकर बना लिया। हम स्टिक रहे ओल्ड बिलीव्स के टूवर्ड्स, राइट? तो मार्केट बेसिकली रियलिटी इग्नोर करना, लॉस होल्ड किए जाना, है ना? सो दिस इज इट्स इम्पैक्ट। एंड इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, करंट मार्केट वैल्यू पर फोकस करके पास्ट प्राइस को बेसिकली हमें कहीं ना कहीं भूलना सीखना पड़ेगा इस बायस से बचने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सोशल इन्फ्लुएंस बायस, ठीक है? तो इन्वेस्टर दूसरों की एडवाइस, ओपिनियन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से बेसिकली अगर डिसीजन लेता है, सो दिस इज सोशल इन्फ्लुएंस, है ना? अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फ्रेंड्स का स्टॉक टिप या इन्फ्लुएंसर की कोई रिकमेंडेशन, है ना? तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हम इमोशनल इन्वेस्टिंग कर देते हैं, ओवर रिएक्शन कर देते हैं किसी भी न्यूज पे, है ना? तो इसको हम ट्रस्टेड सोर्सेज पर बिलीव करके ओनली, है ना, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, खुद एनालिसिस हम कर सकते हैं, है ना? तो दीज आर द बाइसेस। डिनाइल बाइसेस क्या कहता है कि लॉस एक्सेप्ट नहीं करते बेसिकली हम, है ना? नाउ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरर क्या करते हैं, हम पुअर एनालिसिस करते हैं, हम लॉजिक्स का यूज ना करके शॉर्टकट्स का यूज करते हैं। इमोशंस क्या कहते हैं, अगर इमोशंस की देखें तो इमोशन में फियर एंड ग्रीड जो है दैट इज द मेन प्रॉब्लम। लॉस एवर्जन में रिस्क अवॉइडेंस इज द मेन प्रॉब्लम। हर्ड में हमने देखा कि क्राउड बिहेवियर फॉलो करना। नाउ फ्रेमिंग में बेसिकली प्रेजेंटेशन इफेक्ट हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पड़ता है, ठीक है? एंड एंकरिंग में हमने क्या पढ़ा कि हम पास्ट पे बेसिकली स्टिक रह जाते हैं, पास्ट ओल्ड बिलीफ पे हम चिपक के रह जाते हैं। और सोशल इन्फ्लुएंस में हमने करा कि हम दूसरों पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? Now, key themes of behavioral finance. There are mainly four themes of behavioral finance. The first one is heuristic driven biases. Second one is frame dependence. Third is emotional and social influence. And fourth is market inefficiency. तो एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं, राइट? सो
सो अगर हेरिस्टिक ड्रिवन बायसेस की बात करें, बिहेवियरल फाइनेंस का एक सेंट्रल थीम ये है कि इन्वेस्टर अक्सर हेरिस्टिक्स यानी कि मेंटल शॉर्टकट्स का यूज करते हैं जब उन्हें कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में इंफॉर्मेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है, टाइम जो है वो लिमिटेड होता है और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। इसलिए इन्वेस्टर्स हर इंफॉर्मेशन को लॉजिकली और डीपली प्रोसेस नहीं कर पाते। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स सिंपल रूल्स या पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं, जिससे पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी, या जो स्टॉक पॉपुलर है वही जो स्टॉक है वो सेफ है। तो ये ह्यूरिस्टिक शॉर्ट टर्म में डिसीजन मेकिंग को इजी बना देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टमेटिक एंड प्रिडिक्टेबल एरर्स को जन्म देते हैं, जिन्हें बिहेवियरल फाइनेंस बाइसेस के रूप में आइडेंटिफाई करता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स बार बार ओवर कॉन्फिडेंस, एंकरिंग, कंफर्मेशन बाइस और रिप्रेजेंटेटिवनेस जैसे बाइसेस का शिकार होते हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को रैशनल फ्रेमवर्क से दूर ले जाती है। तो एक एक करके इन सब बायसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस। तो इस बायस में इन्वेस्टर पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर से डायरेक्ट रिलेट कर देता है। इन्वेस्टर सोचता है ये शेयर पिछले 3 साल से ऊपर जा रहा है तो आगे भी ऊपर ही जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स, उनकी वैल्यूएशन या मार्केट कंडीशन को इग्नोर कर देता है, सोनली उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर कोई म्यूचुअल फंड लास्ट ईयर टॉप परफॉर्मर था, है ना, तो इन्वेस्टर मान लेता है कि वो हमेशा टॉप रहेगा। तो बेसिकली ये चीज तो जरूरी है नहीं, है ना। तो पास्ट में अगर उसने बेसिकली विन करा है, ठीक है, पास्ट में एक फेवरेबल सिचुएशन उसके साथ थी, तो इज दैट डजंट रिफ्लेक्ट कि वो कंटिन्यूली विनिंग सिचुएशन के अंदर रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस बाइस। इस बाइस में इन्वेस्टर अपनी नॉलेज और स्किल्स को ओवर एस्टिमेट करता है। इन्वेस्टर को लगता है मुझे मार्केट सबसे ज्यादा समझ आती है। रिजल्ट क्या रहता है इसका, एक्सेसिव ट्रेडिंग, हाई रिस्क लेना, मार्केट टाइमिंग ट्राई करना। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन्वेस्टर बार बार शेयर बाई या सेल करता रहता है ना, सोचता है हर बार प्रॉफिट होगा, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट और गलत टाइमिंग से लॉस उसको हो जाता है ना। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में वो ज्यादा रिस्क लेता जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कंफर्मेशन बायस। इस बायस में इन्वेस्टर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढता है जो उसके बिलीफ को सपोर्ट करती है। अगर इन्वेस्टर किसी शेयर को पसंद करता है मान लो, है ना, तो वो क्या सोचेगा कि भाई इसको सपोर्ट करने के लिए क्या मिले, मुझे पॉजिटिव न्यूज मिले, है ना। एंड अगर मान लो अ, उसके खिलाफ जोन से शेयर उसको मतलब बहुत ज्यादा पसंद है ना, उसके खिलाफ कोई मतलब नेगेटिव न्यूज भी आ जाती है मार्केट में, तो उसको बेसिकली इन्वेस्टर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है ना। तो अगर हम एग्जांपल देखें, मान लो कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और न्यूज उसके लिए नेगेटिव है, तो इन्वेस्टर बोलेगा ये टेम्परेरी है, एनालिस्ट गलत हो सकते हैं ना। तो अपोजिट व्यूज को बेसिकली इन्वेस्टर रिजेक्ट करता है, ठीक है, कंफर्मेशन बायस में। तो कंफर्मेशन बायस में ही सर्चेस ओनली फॉर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो उसके लिए पॉजिटिव वाली इन्फॉर्मेशन के लिए वो सर्च करेगा, और नेगेटिव वाली को इग्नोर कर देगा। अगर कोई स्टॉक है उसके बारे में वो नेगेटिव सोचता है तो वो ओनली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को ढूंढेगा, पॉजिटिव वाली इग्नोर कर देगा। नाउ अवेलेबिलिटी बाइस। इस बाइस में इन्वेस्टर रिसेंट पॉपुलर या इजीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इन्वेस्टर सोचता है जो न्यूज मतलब बार बार सुनाई दे रही है ना, वही इंपॉर्टेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल कि एकदम से कोई आईपीओ आता है, आपने देखा होगा कि एकदम से उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है ना। सोशल मीडिया पे बेसिकली वायरल स्टॉक टिप्स देखता है, या फिर लेटेस्ट मार्केट क्रैश का जो मतलब डर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करने लग जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग टर्म डेटा और लॉजिकल एनालिसिस जो है, इन्वेस्टर उनको तो इग्नोर कर देता है इसके लिए। तो जो इजीली याद है वही डिसीजन बेसिकली इन्वेस्टर ले लेता है। तो यहाँ पर रिसेंसी इफेक्ट देखने को मिलता है। नाउ कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है, इस बायस में इन्वेस्टर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब न्यू इन्फॉर्मेशन उसके बिलीफ के अगेंस्ट होती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर ने एक लॉस मेकिंग स्टॉक लिया, नाउ अब जब रिपोर्ट्स मान लो उसकी नेगेटिव आ गई, है ना, तो वो बोलेगा कि रिपोर्ट्स क्या है, बायस है ना। तो ये देखने को मिलता है इन कॉग्निटिव डिसोनेंस। नाउ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंजर्वेटिज्म बेसिकली बाइस क्या कहता है कि इन्वेस्टर जो है न्यू इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने में बेसिकली स्लो होता है। इन्वेस्टर पुरानी सोच से मतलब चिपक के रह जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, मान लो कि कंपनी के प्रॉफिट्स जो है वो गिर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर इस सिचुएशन में क्या बोलेगा, पहले अच्छा था फिर से अच्छा हो जाएगा, मतलब इतने सालों से अगर अच्छा चल रहा है तो अभी अच्छा हो जाएगा। तो पुरानी वाली मतलब
इंफॉर्मेशन से क्या चिपक के रह जाता है, न्यू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करता है। नाउ रिग्रेट अवर्जन, ठीक है। नाउ रिग्रेट अवर्जन से देखो आपको पता लग रहा है इस बायस में इन्वेस्टर डिसीजन लेने से डरता है क्योंकि उसे फ्यूचर में रिग्रेट होने का डर होता है, राइट। तो इन्वेस्टर सोचता है अगर गलत डिसीजन हो गया तो तब क्या होगा। तो इन्वेस्टर अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ताकि उसे मतलब लेटर ऑन रिग्रेट ना करना पड़े। अ, और मान लो कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी और बाद में अगर इन्वेस्टर ने देखा कि भाई मार्केट ऊपर हो गई, है ना, तो तब भी इसको क्या होगा, रिग्रेट होगा। तो बेसिकली इन्वेस्टर यहाँ पर डिसीजन को ही अवॉइड कर देता है, सो दैट वो रिग्रेट को एवर्ट कर सके, रिग्रेट जो है उसको प्रिवेंट कर सके। नाउ एंकरिंग बाइस क्या कहती है, इस बाइस में इन्वेस्टर पहली इंफॉर्मेशन को एंकर बना लेता है। वो उसी प्राइस या नंबर के अराउंड डिसीजन बनाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर ने एक शेयर 500 पे खरीदा। अब वो तब तक उसको बेसिकली सेल नहीं करेगा जब तक उसका जो प्राइस है वो 500 ना आए, चाहे फंडामेंटल्स उसके मान लो खराब हो गए। इनिशियल प्राइस को बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टर एंकर बना लेता है। नाउ फैमिलैरिटी बाइस, इस बाइस में इन्वेस्टर सिर्फ नॉन लोकल या फेमिलियर इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करता है। इन्वेस्टर सोचता है जो कंपनी में अम, मैं जानता हूँ वही वाली क्या है, सेफ है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंडियन स्टॉक्स को खरीदेगा, सिर्फ नॉन ब्रांड्स की कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, अपनी कंपनी के शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, तो फेमिलियर लगता है, तो बेसिकली उसके लिए वो सेफ है। मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। तो ये सारे ह्यूरिस्टिक्स इन्वेस्टर्स का काम इजी बनाते हैं, लेकिन डिसीजंस को बाइस्ड भी बना देते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस हमें ये समझाता है कि गलती मार्केट में नहीं, अक्सर हमारे दिमाग में होती है। Now that we have understood the major heuristic driven biases, let us move towards some other equally important biases. These biases may not always look obvious, but they strongly influence how investors think, like feel, and act in real market. So the first one is innumeracy bias. So innumeracy bias refers to an investor's difficulty in understanding numbers, probabilities, and statistical information. है ना। तो काफी बार देखा जाता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स परसेंटेज, रिस्क प्रोबेबिलिटीज या कंपाउंडिंग इफेक्ट्स को बेसिकली समझने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये बेसिकली रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, पोटेंशियल रिटर्न्स को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टर में सी अ 20% चांस ऑफ लॉस एंड assume it is insignificant without understanding what that the probability actually means for their portfolio. So, because of innumeracy, investors often make decisions based on intuitions rather than data. ठीक है, वो बेसिकली इंट्यूशन के बेस पे डिसीजंस ले लेते हैं, डेटा को नहीं देखते, और जिसकी वजह से पुअर रिस्क असेसमेंट हो जाता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। सो बेसिकली इन्यूमरेसी बायस जो है दैट अराइजेस क्योंकि इन्वेस्टर्स को नंबर्स, प्रोबेबिलिटीज ये सब कुछ समझ में नहीं आता। तो इन्वेस्टर्स बेसिकली अपने इंट्यूशन के बेस पे डिसीजन ले लेता है। नाउ अफेक्ट बाइस, तो अफेक्ट बाइस तब होता है जब इमोशंस डायरेक्टली डिसीजन को कंट्रोल करने लगते हैं। अगर किसी कंपनी के बारे में इन्वेस्टर को अच्छा फील होता है ना, तो ब्रांड जो है उसको पसंद है, नेम उसका फेमस है, तो रिस्क बेसिकली उसे छोटा लगने लग जाता है उसके अंदर। और अगर फियर या एंग्जाइटी हो तो इवन अच्छी इन्वेस्टमेंट भी रिस्की लगने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इमोशन अगर इन्वेस्टर का है उसके टूवर्ड्स, तो उसको लगता है कि भाई उसमें रिस्क कम है। और अगर इन्वेस्टर का उस सिक्योरिटी के टूवर्ड्स नेगेटिव इमोशन है, तो उसको लगता है भाई इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। यानी एनालिसिस से ज्यादा उसकी फीलिंग्स का रोल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। नाउ स्टेटस को बायस, ठीक है, स्टेटस को बायस क्या कहता है कि जो चल रहा है मतलब वही चलने दो। इन्वेस्टर इस तरीके की उसकी मेंटालिटी होती है। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो चेंज नहीं करता, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंज उसे अनकंफर्टेबल लगता है। तो उन्हें लगता है अगर मैं चेंज करूंगा और लॉस हो गया तो तब क्या होगा। तो इस बायस की वजह से इन्वेस्टर्स आउटडेटेड इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते रहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज उनसे मिस हो जाती हैं, पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट हो जाता है, राइट ना। सेल्फ कंट्रोल बाइस, सेल्फ कंट्रोल बाइस एक स्ट्रगल है। मान लो कि आज की खुशी बेसिक है एंड जो फ्यूचर के गोल्स है, तो उनके बीच में सेल्फ कंट्रोल बाइस इज अ स्ट्रगल।
राइट? तो इन्वेस्टर जानता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, री इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी जल्दी पैसा निकाल लेता है ना? डिविडेंड्स को प्रेफर करता है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता। तो ये बायस वेल्थ क्रिएशन को स्लो कर देता है, क्योंकि प्लानिंग स्ट्रोंग होती है पर उसका जो एग्जीक्यूशन होता है दैट इज वीक। ना मनी इल्यूजन का क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। इन्वेस्टर बोलता है मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर इन्फ्लेशन मान लो 7% है, तो उसका रियल रिटर्न तो 10% में से देखो आप 7% कम कर दोगे तो उसका रियल रिटर्न कितना हो जाएगा, ओनली 3%। तो इस बाइस की वजह से इन्वेस्टर्स नॉमिनल रिटर्न्स पे फोकस करते रहते हैं, है ना, परचेजिंग पावर का लॉस इग्नोर कर देते हैं, अपने रियल फाइनेंशियल पोजीशन को गलत जज करते हैं। नाउ बिहेवियरल पोर्टफोलियोज की अगर बात करें, तो ट्रेडिशनल फाइनेंस कहता है पोर्टफोलियो एक सिंगल यूनिट है, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस कहता है कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को मेंटल बकेट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक बकेट सेफ्टी के लिए, एक बकेट हाई रिस्क रिटर्न के लिए, हर गोल के लिए अलग अलग रिस्क एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से पोर्टफोलियो ओवरऑल इनएफिशिएंट हो जाता है, पर इन्वेस्टर साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड होता है। तो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स लॉजिक से ज्यादा गोल्स और इमोशंस पे काम करते हैं, राइट? तो जब हम इन बायसेस को समझते हैं, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं चलती, मार्केट इंसानों के दिमाग और उनके इमोशन से भी चलती है। और इसीलिए बिहेवियरल फाइनेंस को नहीं, इन्वेस्टर को समझने की जो है वो जरूरत है मेनली, राइट? Let's now talk about frame dependence, which is one of the most powerful ideas in behavioral finance. So, frame dependence simply means that the way information is presented changes the decision, even when the actual information remains exactly the same, right? तो investor जो है वो basically गेन और लॉसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंटली रिएक्ट करता है ना? तो फ्रेम डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि डिसीजन इंफॉर्मेशन पे नहीं बल्कि उस इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन पर, ये कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है उस पर डिपेंड करता है। तो सेम इंफॉर्मेशन सेम रिजल्ट, लेकिन अगर उसे अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जाए कि इसमें 70% चांस ऑफ प्रॉफिट है ना, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट फील करता है और उसमें इन्वेस्ट करता है ना? बट मान लो, लेकिन अगर दूसरी तरफ ऐसा बोल दिया जाए कि इसमें 30% चांस ऑफ लॉस है, तो वही इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वो हेजिडेंट हो जाएगा। तो लॉजिकली दोनों स्टेटमेंट सेम है, लेकिन साइकोलॉजिकली दोनों का इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होगा। तो इसका रीजन ये है कि इन्वेस्टर लॉस एवर्स होता है, लॉस का डर गेन की खुशी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जब डिसीजन लॉस के फ्रेम में होता है, तो फियर डोमिनेट कर लेता है और रैशनल थिंकिंग पीछे रह जाती है। तो फ्रेम डिपेंडेंस क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ना कि सिर्फ लॉजिक के बेस पे। और ये ट्रेडिशनल फाइनेंस के अजम्पशन को चैलेंज करता है, जहाँ बेसिकली क्या माना जाता है कि रैशनल इन्वेस्टर हमेशा सेम डिसीजन लेगा। नाउ मेंटल अकाउंटिंग। अब बात करते हैं मेंटल अकाउंटिंग की, जो रियल लाइफ इन्वेस्टिंग को समझने के लिए बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। मेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि इन्वेस्टर अपने पैसों को अलग अलग मेंटल बकेट्स में डिवाइड कर देता है, चाहे टेक्निकली पैसा एक ही हो, है ना? तो इन्वेस्टर हर पैसे को इक्वल ट्रीट नहीं करता। जैसे सैलरी का पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट्स में वो डालेगा, बोनस का पैसा थोड़ा रिस्क ले लेगा उससे, है ना? चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जो है वो बिल्कुल सेफ है ना? स्टॉक मार्केट का जो प्रॉफिट है वो उसको एक्स्ट्रा मनी की तरह ट्रीट करेगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो हाई रिस्क बेसिकली अलाउ कर देगा, है ना? यानी सेम इन्वेस्टर लेकिन हर बकेट के लिए अलग रिस्क बिहेवियर। इस वजह से होता क्या है, इन्वेस्टर एक जगह बहुत कंजर्वेटिव होता है और दूसरी जगह अननेसेसरी रिस्क ले लेता है। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस कहता है कि रिस्क को ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे इवैल्यूएट करना चाहिए, लेकिन मेंटल अकाउंटिंग दिखाता है कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को एक यूनिट नहीं बल्कि गोल्स के बेसिस पर देखते हैं। ये जो है बिहेवियर फाइनेंशियली इनएफिशिएंट हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल इन्वेस्टर को कंफर्ट देता है।
राइट। तो फ्रेम डिपेंडेंस एंड मेंटल अकाउंटिंग की अगर बात करें, ठीक है, जब हम तो बेसिकली इनको अगर हम साथ में देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इन्वेस्टर एब्सोल्यूट वेल्थ के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते, वो डिसीजन लेते हैं गेन या लॉस के फ्रेम के बेसिस पर, और जिस मेंटल बकेट में पैसा रखा गया है उसके बेसिस पे। इसीलिए एक ही इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव हो सकती है, मगर दूसरे इन्वेस्टर के लिए रिस्की हो जाती है। तो फ्रेम डिपेंडेंस हमें ये बताता है कि प्रेजेंटेशन डिसीजन को कैसे बदल देती है, और मेंटल अकाउंटिंग ये दिखाता है कि इन्वेस्टर अपने पैसों को दिमाग में कैसे डिवाइड करता है, और दोनों मिलके ये प्रूव करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, साइकोलॉजिकल डिसीजंस बेसिकली ये होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉस एवर्जन एंड डिस्पोजिशन इफेक्ट। तो लॉस एवर्जन का मतलब क्या होता है कि लॉस का दर्द बेसिकली गेन की खुशी से काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें, मान लो कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, उसे 1000 का प्रॉफिट हो गया। नाउ उसे शायद ये प्रॉफिट इतनी ज्यादा खुशी ना दे, लेकिन अगर यही 1000 का उसे क्या हो गया होता, लॉस हो गया होता, तो वो जो है इन्वेस्टर काफी ज्यादा हर्ट करेगा। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स का फोकस प्रॉफिट कमाने से ज्यादा लॉस अवॉइड करने पे होता है। इन्वेस्टर सोचता है बस लॉस ना हो जाए, है ना, और इसी डर की वजह से रिस्क लेने से वो हेजिटेट करता है, गलत इन्वेस्टमेंट को बेचने में डिले करता है, लॉजिकल डिसीजन के बजाय इमोशनल डिसीजन लेता है। तो लॉस एवर्जन क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर हमेशा रैशन नहीं होता। अब बात करते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट की। तो डिस्पोजिशन इफेक्ट लॉस एवर्जन का प्रैक्टिकल रिजल्ट है ना। इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में है उसे जल्दी सेल कर देना, और जो इन्वेस्टमेंट लॉस में है उसे ज्यादा टाइम तक होल्ड करना। प्रॉफिट में इन्वेस्टर सोचता है चलो गेन बुक कर लेते हैं, है ना, और लॉस में इन्वेस्टर क्या सोचता है कि अभी बेचूंगा तो लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता कि ये लॉस वाली सिचुएशन प्रॉफिटेबल सिचुएशन में बदल जाए। तो इसी वेटिंग के चक्कर में इन्वेस्टर फंडामेंटल्स इग्नोर कर देता है, होप पे डिसीजन लेता है। रिजल्ट ये होता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट जल्दी निकल जाती है, और पुअर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ड्रैग करती रहती है। राइट नाउ इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। सो सबसे पहले बात करते हैं इमोशंस की, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे कॉमन इमोशंस क्या देखने को मिलते हैं? फियर, होप, देन वी हैव ग्रीड, रिग्रेट। तो जब फियर होता है ना, तो इन्वेस्टर रिस्क से दूर भागता है, रिस्क को अवॉइड करता है, पैनिक सेलिंग कर देता है, और सेफ एसेट्स प्रेफर करता है। और जब होप होती है या फिर ग्रीड होती है, तो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेना चाहता है ना, रिस्क सीकिंग बिहेवियर उसका देखने को मिलता है, वार्निंग सिग्नल्स जो है वो उसे इग्नोर कर देता है, मार्केट बबल के टाइम इन्वेस्ट करता है। तो इसी इमोशनल स्विंग की वजह से इन्वेस्टर्स हाई पे क्या कर लेता है, बाय कर लेता है, एंड लो पे सेल कर देता है। यानी एग्जैक्टली उल्टा जो रैशनल इन्वेस्टिंग कहता है ना, उसका एग्जैक्टली उल्टा करता है कि हाई प्राइस पे वो क्या कर लेगा, बाय कर लेगा, एंड लो पे क्या कर लेगा, सेल कर लेगा। राइट नाउ सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या रहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे? तो इन्वेस्टर सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि सोशल भी होता है। तो अनसर्टेनिटी के टाइम पे लोग दूसरों को देखते हैं और उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, हर्ड बिहेवियर, है ना। इन्वेस्टर सोचते हैं सब लोग ये शेयर ले रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, इसीलिए लोग क्राउड फॉलो करते हैं, इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं करते, रूमर्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से मार्केट में ओवर रिएक्शन होता है, प्राइस फंडामेंटल से दूर चली जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ना। तो जब इमोशंस और सोशल बिहेवियर मार्केट पे डोमिनेट करते हैं, तो मार्केट फंडामेंटल से ज्यादा सेंटिमेंट ड्रिवन हो जाती है। ऑप्टिमिज्म के टाइम बबल्स बनते हैं, पैनिक के टाइम क्रैशेस आते हैं। नॉइस ट्रेडर्स जो इमोशन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, मार्केट को और अनस्टेबल बना देते हैं, है ना। तो लॉस एवर्जन और डिस्पोजिशन इफेक्ट हमें ये समझाते हैं कि इन्वेस्टर लॉस से क्यों डरते हैं, और इमोशनल और सोशल इन्फ्लुएंसेस हमें ये दिखाते हैं कि मार्केट में फियर और ग्रीड जो होते हैं वो कैसे वेव्स की तरह मूव करते हैं। और बेसिकली इसलिए इनको समझना जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं मार्केट इनएफिशिएंसी की। तो देखिए ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या कहता है कि मार्केट्स जो है एफिशिएंट है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना वो ऑलरेडी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है ना। तो अगर मार्केट परफेक्ट एफिशिएंट होती, तो कोई भी इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली अबव एवरेज रिटर्न्स नहीं कमा सकता,
है ना, बिना एक्स्ट्रा रिस्क लिए। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो मार्केट्स हमेशा एफिशिएंट नहीं होती हैं, है ना, रियल लाइफ में मार्केट हमेशा एफिशिएंट नहीं होती। प्राइसेस हमेशा ट्रू फंडामेंटल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और सोशल इन्फ्लुएंस मार्केट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो मार्केट इनएफिशिएंसी की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सबसे पहला, मार्केट में ओवर रिएक्शन या अंडर रिएक्शन देखने को मिलता है। इन्वेस्टर कभी न्यूज या इवेंट पे ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस फंडामेंटल से बहुत ज्यादा दूर चली जाती हैं। कभी कभी वो अंडर रिएक्ट करते हैं, तो स्लो होकर इंफॉर्मेशन को प्राइस में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो भी मिस प्राइसिंग क्रिएट करता है। नाउ नॉइस ट्रेडर्स की प्रेजेंस भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हर इन्वेस्टर फंडामेंटल्स पे डिसीजन नहीं लेता। कुछ लोग र्यूमर्स, स्पेकुलेशन या इमोशंस पे ट्रेड करते हैं। इनकी वजह से मार्केट में एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी और टेम्परेरी मिस प्राइसिंग जो है वो आ जाती है। नाउ हर्ड बिहेवियर भी देखने को मिलता है ना, लोग क्राउड को फॉलो करते रहते हैं, इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं करते। इससे प्राइसेस इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी अलग हो जाते हैं। ऑप्टिमिज्म के टाइम बबल्स बनते हैं और पैनिक के टाइम क्या होता है कि क्रैशेस देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ एनोमलीज, है ना, तो बिहेवियरल फाइनेंस कुछ ऐसे पैटर्न्स एक्सप्लेन करता है जो एफिशिएंट मार्केट जो हाइपोथेसिस है ना उसके अगेंस्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो लो प्राइस अर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है। लो प्राइस टू अर्निंग स्टॉक्स अक्सर आउट परफॉर्म करते हैं हाई प्राइस टू अर्निंग स्टॉक्स को, जो एफिशिएंट मार्केट से मैच नहीं कर सकते, है ना। नाउ स्मॉल फॉर्म इफेक्ट, स्मॉल कैप स्टॉक्स हायर रिटर्न्स देते हैं देन एक्सपेक्टेड, जो एफिशिएंट मार्केट में नहीं होना चाहिए, है ना। एंड बेसिकली इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? तो अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए आ जाती है। इनएफिशिएंसीज से स्मार्ट जो बेसिकली जो स्मॉल एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना, वो भी मिस्ड प्राइस एसेट्स आइडेंटिफाई करके ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इररेशनल बिहेवियर और हर्ड मेंटालिटी से प्राइस स्विंग्स आते हैं जो फंडामेंटल से रिलेटेड नहीं होते। साइकोलॉजिकल और सोशल ड्राइवर्स को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे इन्वेस्टर्स और एडवाइस पैटर्न एंटिसिपेट कर सकते हैं, ट्रैप्स अवॉइड कर सकते हैं और रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं। Now, difference between standard finance and behavioral finance, right? So the first difference is investor assumption. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फाइनेंस क्या मानता है कि स्टैंडर्ड फाइनेंस मानता है कि इन्वेस्टर हमेशा रैशनल होता है और यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स होते हैं, है ना। बट बिहेवियरल फाइनेंस क्या कहता है कि इन्वेस्टर्स अक्सर इरेशनल होते हैं, उनके डिसीजंस इमोशंस और बायसेस से अफेक्ट होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। स्टैंडर्ड फाइनेंस बेसिकली इसके अंदर इन्वेस्टर सही और लॉजिकली सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली प्रोसेस करते हैं, जबकि बिहेवियरल फाइनेंस में आपको देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टर के पास लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी होती है। वो ह्यूरिस्टिक्स का यूज करते हैं, शॉर्टकट्स का यूज करते हैं और कभी कभी इंफॉर्मेशन जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। नाउ रिस्क एंड रिटर्न। स्टैंडर्ड फाइनेंस क्या मानता है कि रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप मैथमेटिकल और क्लियर होता है, डिसीजंस ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशंस पे बेस्ड होते हैं, जबकि बिहेवियरल फाइनेंस क्या कहता है कि रिस्क परसेप्शन सब्जेक्टिव होती है, इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होती है, फ्रेम डिपेंडेंट होती है ना। नाउ रोल ऑफ इमोशंस। स्टैंडर्ड फाइनेंस क्या कहता है इमोशंस इग्नोर जो है वो किए जाते हैं, डिसीजंस प्योरली लॉजिकल होते हैं। लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस कहता है कि इमोशंस जैसे कि फियर है, ग्रीड है, होप है, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल थीम रहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस की, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड फाइनेंस जो है उसके अंदर हमें हर्ड बिहेवियर देखने को नहीं मिलता। इन्वेस्टर्स इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेते हैं, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर हर्डिंग जो है दैट इज वेरी कॉमन। लोग क्राउड फॉलो करते हैं जो बबल्स या क्रैश क्रिएट करते हैं। नाउ मार्केट एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड फाइनेंस क्या मानता है कि मार्केट बेसिकली एफिशिएंट है, प्राइसेस सारी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस कहता है कि मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, प्राइसेस इरेशनली मूव करते हैं इमोशंस और सोशल फैक्टर्स की वजह से, है ना। नाउ मार्केट एनोमलीज, सॉरी प्राइस मूवमेंट्स जो है स्टैंडर्ड फाइनेंस के अंदर क्या माना जाता है कि प्राइस जो है फंडामेंटल्स के बेसिस पे मूव करते हैं, है ना। और बिहेवियरल फाइनेंस में माना जाता है कि जो प्राइसेस है वो सेंटिमेंट ड्रिवन है ना। नाउ मार्केट एनोमलीज जो है स्टैंडर्ड फाइनेंस के अंदर काफी ज्यादा रेयर देखने को मिलती हैं, है ना।
एक्सपेक्टेड नहीं होती है मार्केट एनोमलीज। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस अज्यूम करता है कि ऐसे पैटर्न्स जो हैं वो होंगे ही नहीं। जबकि बिहेवियरल फाइनेंस क्या कहेगा कि बिहेवियरल फाइनेंस में एनोमलीज काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है ना? जैसे मोमेंटम इफेक्ट, लो प्राइस अर्निंग इफेक्ट, स्मॉल फर्म इफेक्ट, जो एफिशिएंट मार्केट से हाइपोथेसिस से मैच नहीं करती है। नाउ स्टैंडर्ड फाइनेंस में आर्बिट्रेज मिस प्राइसिंग को क्विकली करेक्ट कर देता है, मार्केट सेल्फ करेक्ट हो जाती है। लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस कहता है कि जो आर्बिट्रेज लिमिटेड या रिस्की होती है, क्योंकि इरेशनल इन्वेस्टर्स और नॉइस ट्रेडर्स करेक्शंस को डिले कर देते हैं। नाउ नेचर स्टैंडर्ड फाइनेंस जो होता है एक साइंस है, मॉडल और रूल्स पे बेस्ड है, एंड इट इज नॉर्मेटिव। ये बेसिकली गाइडेंस देता है, ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बट बिहेवियरल फाइनेंस इज डिस्क्रिप्टिव, है ना? बिहेवियरल फाइनेंस इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और प्रैक्टिकल बिहेवियर को इंटीग्रेट करके एक्सप्लेन करता है। एंड इट इज डिस्क्रिप्टिव, ये लोगों के इमोशंस के बारे में बताता है कि ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्टर किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। Now criticism of behavioral finance, the first one is collection of anomalies। सबसे पहला criticism ये कहता है कि behavioral finance बस anomalies का एक collection लगता है। यूजीन फार्मा कहते हैं कि ये coherent theory नहीं है, मतलब कोई strong consistent model इसमें follow नहीं होता, जब जो मतलब basically सब anomalies को explain कर सके। राइट, तो बिहेवियरल फाइनेंस अक्सर डिफरेंट मार्केट इरेगुलरिटीज को हाईलाइट करता है, जैसे बबल्स, ओवर रिएक्शन, मोमेंटम। बट इनका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क थोड़ा स्कैटर्ड होता है, यानी एक तरफ थ्योरी है, दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स है, लेकिन दोनों का परफेक्ट इंटीग्रेशन इसमें देखने को नहीं मिलता। नाउ इंडिविजुअल वर्सेस सोशल बायसेस, दूसरा क्रिटिसिज्म है कि इंडिविजुअल बायसेस ओवरऑल कैंसिल हो जाते हैं। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग कंजर्वेटिव। मार्केट के लेवल पे ये इंडिविजुअल बायसेस एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सोशल बायसेस जैसे हर्ड बिहेवियर या क्राउड साइकोलॉजी मार्केट्स पे परसिस्टेंटली इफेक्ट डालते हैं। ये दिखाता है कि बिहेवियरल फाइनेंस कभी इंडिविजुअल लेवल पे ओवर एम्फसाइज कर देता है और सोशल कॉन्टेक्स्ट को अंडर एस्टिमेट कर देता है। नाउ इक्विटी प्रीमियम पजल, सो स्टैंडर्ड फाइनेंस में ये क्वेश्चन आता है, स्टॉक रिटर्न्स कंसिस्टेंटली हाई क्यों होते हैं कंपेयर टू, अगर हम रिस्क फ्री एसेट्स की बात करें, है ना? तो बिहेवियरल फाइनेंस के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी का रोल है, इन्वेस्टर का रिस्क परसेप्शन। लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इसका मेन रीजन मार्केट एक्सेस बैरियर्स है, यानी सब इन्वेस्टर्स इजीली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और ये पजल साइकोलॉजी से नहीं, स्ट्रक्चरल इशू से होता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेसमेंट, सो ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब स्टैंडर्ड फाइनेंस के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उसके साथ काम करता है। कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि बिहेवियरल फाइनेंस एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और सीएपीएम को रिप्लेस करेगा, लेकिन असल में ये उन मॉडल्स को एनहांस और एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, क्योंकि कभी कभी बिहेवियरल फाइनेंस के प्रोपोनेंट्स को ओवर हाइप की क्रिटिसिज्म मिलती है ना? नाउ इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज, एक इन्वेस्टर का बिहेवियर अलग अलग बायसेस से इन्फ्लुएंस होता है, और ये कभी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेटिज्म बाइस, इन्वेस्टर न्यू इन्फॉर्मेशन को स्लो एक्सेप्ट करता है। रिप्रेजेंटेटिव बाइस, इन्वेस्टर पास्ट विनर्स को फ्यूचर सक्सेस के लिए ओवर जनरलाइज कर लेता है ना? तो दोनों बाइसेस एक ही सिचुएशन में अलग डिसीजन सजेस्ट करते हैं। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि बिहेवियरल फाइनेंस का फ्रेमवर्क कभी क्लियर गाइडेंस नहीं देता, जबकि मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग बाइसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। तो सिंपल शब्दों में ये बिहेवियरल फाइनेंस बहुत यूजफुल है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ एनोमलीज का कलेक्शन लगता है, इंडिविजुअल बायसेस कैंसिल हो सकते हैं, सोशल बायसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विटी प्रीमियम पजल साइकोलॉजी से नहीं, स्ट्रक्चर से सॉल्व होता है, स्टैंडर्ड फाइनेंस का रिप्लेसमेंट नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, और मल्टीपल बायसेस कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस दे सकते हैं। यानी बिहेवियरल फाइनेंस का स्कोप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन परफेक्ट और कंप्लीट थ्योरी नहीं है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन यू मे आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।